नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमी स्टडी गाइड पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमी स्टडी गाइड पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत साथ प्रस्तावना के रूप में हम कह सकते हैं कि इटालियन अर्थशास्त्री डमनजत्ती ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में जॉन लॉक 1691 और 1992 डेविड ह्यूम ने सिद्धांत की क्रमबद्ध व्याख्या की तथा J.S. मिल ने इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इस सिद्धांत को लोकप्रिय और महत्वपूर्ण बनाने में जो श्रेय जाता है अमेरिका के अर्थशास्त्री एल्विन फिशर को जाता है। उन्होंने इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण बनाया। सिद्धांत की जो व्याख्या है उसके अनुसार अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा के परिमाण में प्रत्येक वृद्धि सामान्य मूल्य स्तर में आनुपातिक परिवर्तन पैदा करती है और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक परिवर्तन पैदा करती है, जबकि अन्य बातें समान रहती है। साथ ही इसको सरल शब्दों में हम कहना चाहते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो सामान्य मूल्य स्तर दुगने हो जाएंगे और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा को आधा कर दिया जाए तो सामान्य मूल्य स्तर आधे रह जाएंगे और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये मुद्रा के परिमाण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है, जबकि मुद्रा की मात्रा और सामान्य मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। आइए इस सिद्धांत की परिभाषा देखते हैं। इस सिद्धांत को परिभाषित करते हुए सर्वप्रथम J.S. मिल की परिभाषा है, अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन उसकी मात्रा के ठीक विपरीत दिशा में होते हैं। यानी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन उसकी मात्रा में ठीक विपरीत दिशा में होते हैं। मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि उसके मूल्य में उसी अनुपात में कमी करती है, या मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि उसके मूल्य को उसी अनुपात में घटाती है तथा मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि उसके मूल्य को उसी अनुपात में बढ़ाती है। तो ये J.S. मिल की परिभाषा थी। प्रोफेसर टॉयलेट की परिभाषा, यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा की मात्रा को दुगना करने पर, यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा की मात्रा को दुगना करने पर मूल्य दुगने हो जाएंगे तथा मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। और यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा की मात्रा को आधा करने पर मूल्य पहले से आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। ये प्रोफेसर टॉयलेट की परिभाषा है। इसी प्रकार रॉबर्टसन की परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि मुद्रा की दी हुई मांग की दिशाओं में मुद्रा की उपलब्ध मात्रा और उसके मूल्य में विशिष्ट प्रकार का संबंध रहता है। जितनी अधिक मात्रा में इकाइयां उपलब्ध होंगी, अर्थात मुद्रा की इकाइयां उपलब्ध होंगी, उसी अनुपात में प्रत्येक इकाई का मूल्य कम हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आप इन परिभाषाओं को यदि याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाता है। आइए इस सिद्धांत की गणितीय व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ जो प्राचीन अर्थशास्त्री हैं उन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया है।
दर्शाया और वो समीकरण है P बराबर M अपॉन P। ये जो समीकरण उन्होंने दिया है इसमें P जो है ये सामान्य मूल्य स्तर के लिए, और M ये मुद्रा के परिमाण के लिए, परिमाण अर्थात क्वांटिटी अर्थात मात्रा के लिए, तथा T जो है ये वस्तुओं के लिए, इसको आप व्यापारिक सौदों की संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वस्तुओं के लिए इस सूत्र में दर्शाए गए हैं। अब क्या है कि T जो है स्थिरांक है, M में परिवर्तन होने से सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन होता है, इस बात को उन्होंने बताया। लेकिन यहां पे उन्होंने एक चूक की कि उन्होंने मुद्रा की चलन गति को इसमें सम्मिलित नहीं किया। मुद्रा की चलन गति, अब मुद्रा की चलन गति क्या होती है? जैसे मान लीजिए 100 का नोट है, 100 का नोट है और ये 100 का नोट यानी 7 व्यापारिक सौदों को निपटाता है। यानी एक ने जैसे मान लीजिए 100 का नोट है, हमने किसी दुकानदार को दिया, दुकानदार ने किसी दूसरे ग्राहक को दिया, उस ग्राहक ने केले वाले को दिया, केले वाले ने फल मंडी में दिया, फल मंडी वाले ने थोक व्यापारी को दिया, थोक व्यापारी ने उसको किसी और को दिया। और इस प्रकार से 100 का नोट यदि 4 हाथों में गुजरा या 5 हाथों में गुजरा या 10 हाथों में गुजरा, यानी उसने जो है 5 या 7 या 10 सौदों को निपटाया और बाद में वो 100 का नोट जाके बैंक में जमा हो गया या किसी की तिजोरी के अंदर फिट हो गया। तो मान लीजिए अगर कोई एक 100 का नोट अगर 7 व्यापारी या 4 व्यापारी सौदों को निपटा रहा है तो उसकी चलन गति यानी कि वो कितनी कहलाएगी? 4 कहलाएगी। यदि वो 10 हाथों से गुजर रहा है तो 10 कहलाएगी। यानी 100 का नोट कितने के बराबर काम कर रहा है? अगर मान लीजिए 7 हाथों में गुजर रहा है तो 700 रुपए के बराबर काम कर रहा है। तो ये 7 जो है ये V कहलाएगी, अर्थात वैलिडिटी ऑफ मनी कहलाएगी, अर्थात मुद्रा की चलन गति कहलाएगी। समझ में आ गया होगा? तो इसकी उपेक्षा की उन्होंने। तो इसके बाद जो है जो अन्य अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया और उन्होंने जो नया समीकरण दिया वो दिया P बराबर M V बटे T। अब इसमें मुद्रा की जो कुल मांग होगी वो व्यापारिक सौदों और सामान्य मूल्य स्तर, मान लीजिए व्यापारिक सौदों की संख्या 100 हो और सामान्य मूल्य स्तर हो 50, तो मुद्रा की कुल मांग होगी 5000। समझ आ गया? यानी कि ये हो जाएगा क्या, व्यापारिक सौदे में P हो गया, ये P हो गया, ठीक है। P यानी सामान्य मूल्य स्तर 50 है और व्यापारिक सौदों की संख्या यानी कि ये 100 है, तो कुल मांग कितनी होगी? मुद्रा की मांग 5000। इसी प्रकार से मुद्रा की जो पूर्ति होगी M V के बराबर होगी, ठीक है। मान लीजिए मुद्रा की मात्रा है 500 और उसकी चलन गति है 10, तो ये बराबर होगी 5000। तो ये हो गया M और ये हो गया V। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में T जो है उसको भी स्थिरांक रखा गया है और M और V में परिवर्तन सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात बताएगी, यानी मूल्य यानी मुद्रा की मात्रा और उसकी चलन गति, क्योंकि स्थिर मुद्रा की मात्रा और वृद्धि होगी तो सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाएगा।
यदि मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी तो सामान्य मूल्य स्तर में कमी हो जाएगी। यदि मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाएगा तो सामान्य मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा को आधा कर दिया जाएगा तो सामान्य मूल्य स्तर आधा रह जाएगा। ये बात इस सूत्र में बताई गई। बाद में इसमें भी एक उपेक्षा की गई। इसमें 60 मुद्रा की उपेक्षा की गई। एक चेक होता है, एक बैंक ड्राफ्ट होता है, वो भी जो है मुद्रा की तरह ही कार्य करता है। जैसे 60 चेक किसी ने लिखा, किसी व्यापारी को दिया, व्यापारी हालांकि चेक में 60 पत्रों में थोड़ी विश्वसनीयता की कमी होती है मुद्रा की तुलना में, किंतु जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके चेक को प्रत्येक व्यापारी स्वीकार करता है। व्यापारी का चेक व्यापारी स्वीकार करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो 60 पत्र होते हैं, जैसे चेक है, हुंडी है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंक ड्राफ्ट है, प्रोमिसरी नोट है, तो ये भी मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको 60 पत्र कहते हैं और इनकी भी अपनी चलन गति होती है। तो प्रोफेसर एडविन फिशर ने एक नया समीकरण प्रस्तुत किया जिसको उन्होंने इस प्रकार से दिया, यानी P बराबर, ये तो सामान्य मूल्य स्तर हो गया, M B धन M डैश B डैश अपॉन T। अब इस सूत्र में उन्होंने क्या दिया? P यानी सामान्य मूल्य स्तर। P को उन्होंने क्या कहा? सामान्य मूल्य स्तर। ठीक है। M मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की चलन में मात्रा, B क्या है? मुद्रा की चलन गति, चलन गति ना, चलन गति समझ गए होंगे आप। एक मुद्रा की इकाई जितने व्यापारिक सौदों का निपटारा करती है वो उसकी चलन गति कहलाएगी। मान लीजिए 10 का नोट है, 5 हाथों से गुजर जाता है, 5 व्यापारिक सौदों में निपटाता है तो उसकी चलन गति 5 कहलाएगी। ठीक है। 60 मुद्रा एम डैश जो है ये क्या है? 60 मुद्रा। और बी डैश 60 मुद्रा की चलन गति। और टी ये है व्यापारिक सौदों की संख्या, व्यापारिक सौदों की संख्या। तो इस प्रकार से जो ये सूत्र उन्होंने दिया है, इसमें यदि हम अभी मान लें कि मुद्रा की मात्रा 2000 है, उसकी चलन गति है 10, प्लस 60 मुद्रा की मात्रा 500 है, उसकी चलन गति भी है 10, और व्यापारिक सौदों की संख्या 1000 है, तो सामान्य मूल्य स्तर क्या होगा? सूत्र में निकाल लेंगे। ये हो जाएगा कितना? 20,000। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5,000 बटे 1,000 यानी 25,000 बटे 1,000। 3 सिफर से 3 सिफर कट गए, यानी P बराबर आ गया 25 रुपया, अर्थात सामान्य मूल्य 25 रुपए होगा। अब यदि मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए, 4,000 कर दिया जाए, और 60 मुद्रा की मात्रा को भी दुगना कर दिया जाए, वो 1,000 कर दी जाए, व्यापारिक सौदों की संख्या वही रहे, तो मूल्य स्तर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जैसे 2 की जगह हम यहाँ पर 4,000 गुणा 10 और 500 की जगह 1000 कर दें गुणा 10। ठीक है। और ये व्यापारिक सौदों की संख्या वही रहे, तो मूल्य स्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40,000। ठीक है। प्लस 10,000 बटे 1,000 यानी 50,000 बटे 1,000 बराबर 50 रुपए। ठीक है।
तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो सामान्य मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा, और यदि मुद्रा की मात्रा को आधा कर दिया जाए तो सामान्य मूल्य स्तर आधा हो जाएगा। फिशर के कहिए कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को रेखाचित्र ए और बी की सहायता से भी स्पष्ट किया जा सकता है। रेखाचित्र ए में यानी इसमें ओ एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर सामान्य मूल्य स्तर को प्रदर्शित किया गया है। देखिए, जब मुद्रा की मात्रा ओ एम के बराबर होती है तो सामान्य मूल्य स्तर ओ पी के बराबर होता है। ठीक है। अब यदि मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर M2 कर दिया जाए तो सामान्य मूल्य स्तर भी जो है OP से बढ़कर OP2 हो जाता है। यानी समान अनुपातिक वृद्धि, मुद्रा की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि के ठीक जो है सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। और यदि मुद्रा की मात्रा को घटा दिया जाए, M से M1 कर दिया जाए तो सामान्य मूल्य स्तर भी घट जाएगा, OP से घटकर OP1 रह जाएगा। अर्थात मूल्य में कितना कमी आ जाएगी, सामान्य मूल्य स्तर में P1 के बराबर कमी हो जाएगी, जो कि मुद्रा की मात्रा के बराबर है। यहां दूसरे ये बी चित्र है। बी रेखा चित्र में अब यहां एक चीज और देख लीजिए, ये P जो है यानी सामान्य मूल्य स्तर, ये फलन होता है इसका मुद्रा का, अर्थात मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप सामान्य मूल्य स्तर परिवर्तित हो जाता है। अब यहां देखिए ओ एक्स अक्ष पर रेखा चित्र बी में ओ एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा को तथा ओ वाई अक्ष पर मुद्रा का मूल्य प्रदर्शित किया गया, प्राइस ऑफ मनी प्रदर्शित किया गया है। मुद्रा की मात्रा जब M के बराबर होती है तो मूल्य जो है मुद्रा का मूल्य यानी O1/P के बराबर होता है। अब यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, दुगनी हो जाए, तो मुद्रा का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, यानी O1/P2 के बराबर हो जाएगा। अर्थात मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, आधा रह जाएगा। ठीक है। और यदि मुद्रा की मात्रा को कम कर दिया जाए, OM1 के बराबर कर दिया जाए, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, यानी 1/P1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर P1/P1 P ये जो है फलन है, यानी मुद्रा का मूल्य फलन होता है मुद्रा यानी मुद्रा की मात्रा का। तो ये रेखाचित्र के द्वारा भी फिशर का ये सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। आइए इस सिद्धांत की अब जो मान्यताएं हैं और जो आलोचनाएं हैं उनकी व्याख्या करते हैं। तो आइए मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यताएं हैं या शर्तें हैं, जिनको हम एजम्पशंस कहते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहली शर्त है, पहली मान्यता है कि P एक निष्क्रिय साधन या तत्व है जो अन्य तत्वों से प्रभावित होता है। ठीक है। P यानी सामान्य मूल्य स्तर निष्क्रिय साधन है या तत्व है जो अन्य साधनों से, जैसे M है, M है, यानी मुद्रा की चलन गति, शाख मुद्रा तथा शाख मुद्रा की चलन गति तथा व्यापारिक सौदों की संख्या, इनसे प्रभावित होता है, लेकिन किसको प्रभावित नहीं करता। ठीक है। अच्छा, M से M1 का अनुपात स्थिर रहता है, यानी मुद्रा से मुद्रा की चलन गति, मुद्रा से शाख मुद्रा का अनुपात, मुद्रा से शाख मुद्रा का अनुपात स्थिर रहता है। दूसरी बात होता है P तथा B1 यानी मुद्रा की चलन गति, शाख मुद्रा की चलन गति स्थिरांक है। और M तथा M डैश में यानी मुद्रा और मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से स्वतंत्र होती है। ठीक है। ये भी मान्यता है। इसके बाद चौथी मान्यता है T यानी व्यापारिक सौदों की संख्या, ये भी स्थिर है
और अन्य तत्व जैसे घटक, कौन से घटक? अन्य तत्व अथवा घटक जैसे एम है, एम डैश है, यानी मुद्रा, शाक मुद्रा, मुद्रा की चलन गति, शाक मुद्रा की चलन गति से स्वतंत्र है। कौन? टी, यानी व्यापारिक स्वतंत्र संख्या। इसके बाद मुद्रा की मांग लेन देन के मूल्यों के समानुपाती है, यानी कि जो मूल्य है यानी पी और टी, और मुद्रा की जो मात्रा है एम बी प्लस एम डैश बी डैश, ये दोनों समानुपाती हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा मुद्रा की पूर्ति भारीदार रूप से स्थिरांक है, एक मान्यता यह है। इसके अलावा सातवीं की मान्यता है कि यानी यह सिद्धांत मुद्रा के मूल्य की दीर्घकालीन विवेचना करता है। ठीक है, और अंतिम जो इसकी ये मान्यता है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार विद्यमान रहता है। पूर्ण रोजगार तो आप जानते हो ना, पूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य होता है, किंतु यदि 1-2% लोग ऐसे हैं जो कार्य तो है लेकिन करना नहीं चाहते, तो उनको बेरोजगार नहीं माना जाता और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार माना जाता है। यानी कि जब कार्यशील प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य होता है, ठीक है, अब वो जो 1-2% लोग हैं जो कार्य नहीं करना चाहते, तो वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि या तो वो आलसी है, या उनके फादर ने उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ दी है ताकि उनको कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोग उनको बेरोजगार नहीं मानते, और ये कहा जाएगा क्या तो पूर्ण रोजगार है। तो पूर्ण रोजगार की मान्यता मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की है। तो साथियों, अब इसकी आलोचना है, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसकी आलोचना जो है हम पृथक से अगले वीडियो में करेंगे, और आप इस क्वेश्चन को पूर्ण, यानी कि कोई भी सिद्धांत है, अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत, सबसे पहले उसकी भूमिका है, फिर उसकी परिभाषाएं होती हैं, फिर उसकी उदाहरण द्वारा, तालिका द्वारा, रेखा चित्र द्वारा व्याख्या होती है। ठीक है, मान्यताएं होती हैं, और फिर आलोचनाएं होती हैं, तब जाके वो सिद्धांत पूर्ण होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचना। साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।